Hello commandos, welcome to new other senior secondary school class में I am समर सिंह। तो स्टूडेंट्स हम क्लास 10th की हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे जिसका नाम द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। कहने का मतलब हुआ यूरोप में राष्ट्रवाद उदय, और ये हमारा लेक्चर 3 है। इस लेक्चर की शुरुआत हम करेंगे क्रांतियों का युग फ्रॉम 1830 से लेकर 1848। अभी क्या होता है कि इससे पहले थोड़ी नजर डालते हैं। जब 1800 नेपोलियन को जब 4 देशों ने मिलकर वियना की संधि करके उसको हरा दिया गया था वाटरलू नामक जगह पर, तो रूढ़िवाद का बढ़ावा मिला था। रूढ़िवाद जो यूरोपीय देश थे उन्होंने अपनी ताकत को और मजबूत करने के लिए तरह तरह के काम करते रहे, और वहीं पर एक नया कंसेप्ट, नई आइडियोलॉजी आई थी जो उदारवादी राष्ट्रवाद था, जो कि एक मिडिल क्लास कहने मतलब मध्य वर्ग था, अभिजात वर्ग जो पढ़ा लिखा शिक्षित वर्ग था, उन्होंने अपने उदारवादी राष्ट्रवाद को और मजबूत किया। इसी तरह से इन दोनों में टकराव होने की वजह से यहाँ पर क्रांतियों का युग क्रांति हुई, जिनमें हम सबसे पहले रीड करेंगे, स्टडी करेंगे फ्रांस की क्रांति पढ़ेंगे, जो जुलाई क्रांति के नाम से जानी जाती है। फ्रांस की जुलाई क्रांति जो 1830 में हुई। इसमें एक बात तो ये निकल के आई कि संवैधानिक राजतंत्र को स्थापित किया गया। ओके, संवैधानिक राजतंत्र था जरूर, नेपोलियन के टाइम पे भी राजतंत्र था। उस राजतंत्र में उसने क्या किया था, कुछ अच्छे से सुधार करके उसको लागू किया था। इसी तरह से जो उदारवादी राष्ट्रवादी थे उन्होंने राजतंत्र को लागू जरूर किया, लेकिन इसमें संवैधानिक जो आम पब्लिक थी वहां तक उसको अधिकार मिले। और इसका अध्यक्ष कौन था? लुई फिलिप इसका क्या था? अध्यक्ष। और इसी के तहत क्या हुआ, जो बुर्बो वंश जो 1815 में बहाल कर दिया गया था वियना संधि के बाद में, अब इस बुर्बो वंश को क्या कर दिया, हटा दिया गया। इसको हटा दिया गया। ये थी हमारी फ्रांस की क्रांति। और इसी के साथ साथ एक और क्रांति हुई जो ब्रुसेल्स में हुई, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। ओके, वहां पर जो ब्रुसेल्स में हुई थी, ब्रुसेल्स में क्या हुआ, इसमें भी क्या थी, इसी साथ में जुलाई क्रांति चली गई। क्योंकि ये भी इसी का पड़ोसी देश, जब पड़ोस में कुछ हंगामा जब किसी देश में किसी जगह पर हंगामा होता है तो जाहिर ही बात है पड़ोस में भी आग फैलेगी। तो यहां पर भी क्रांति हुई। इसी क्रांति का एक बहुत बढ़िया जबरदस्त एक पॉइंट निकल के आया कि यह यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया। भाई क्या हो गया? यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया। तो कहने वाले अपना एक अलग राज्य हो गया। इसका कहने में स्वतंत्र ही बोल सकते हैं इसको। मैं लिख देता हूं, यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से क्या हो गया, ये अलग हो गया। ओके, यहां पर इसी दौरान जब ये क्रांतियां चल रही थी तो आपने नाम सुना है ड्यूक मेटरनिख ने एक स्टेटमेंट फ्रांस को लेकर दी। उसने कहा, याद रखना इसको, पूछ लेता है, उसने कहा जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को जुकाम हो जाता है। वन मोर टाइम, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को जुकाम हो जाता है। ये बात किसने कही?
ड्यूक मेटरनिख ने। अब ये क्रांति हो गई, दो हमने एग्जाम्पल यहाँ पर। अभी साथ में एक और राष्ट्रीय जो राष्ट्रवादी थे, उदारवादी राष्ट्रवादी थे, इन्हें काफी बल मिला। एक और एग्जाम्पल है यहाँ पर, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। ये भी क्या होगी, एक तरफ से क्रांति होगी। ये कब हुई स्टार्ट, 1821 में। 15वीं सदी में ऑटोमन साम्राज्य का इसमें क्या हुआ करता, शासन हुआ करता। 1821 में शुरू हुई। ओके, तो इसमें क्या हुआ, जो पश्चिमी यूरोप के लोग थे, पश्चिमी यूरोप के जो लोग थे, इन्होंने एकता दिखाते हुए इन्होंने क्या किया भाई, समर्थन किया। इस संग्राम को क्या किया, समर्थन दिया। और साथ में ही जो कवि और कलाकार थे, इन्होंने भी इसको क्या किया, समर्थन दिया। क्योंकि ये सब कवि और कलाकार थे, ये किससे परेशान थे, मुस्लिम शासन से काफी परेशान से, उनका विरोध करते हुए, इसको एकता दिखाते हुए यूनानियों का समर्थन दिया। और यहीं पर यूनानियों को समर्थन दिया तो पश्चिमी यूरोप के लोगों ने समर्थन दिया, कवि और कला ने। एक एग्जाम्पल है, एक कवि का नाम, जिसका नाम लॉर्ड बायरन ने जितना भी उसके पास धन इकट्ठा था, देखना किसी दूसरे देश को के लिए लड़ाई करना, कोई दूसरा बंदा किसी दूसरे देश के लिए लड़ाई कर रहा है और उसका नाम क्या है, लॉर्ड बायरन, जो इंग्लैंड का है। और इसने क्या किया, जितना भी इसके पास धन था सभी अपनी लड़ाई पर लोगों को जागरूक करने के लिए लगा दिया। 1824 में बुखार से इसकी मृत्यु हो जाती है। ओके, डेड हो जाता है। और फिर फलस्वरूप इतना संघर्ष चलने के बाद में 1832 में कुस्तु नतूनिया की संधि हुई। और संधि में क्या फैसला हुआ, संधि में यूनान को स्वतंत्र कर दिया गया। यूनान को क्या कर दिया गया, इस संधि के दौरान यूनान को स्वतंत्र कर दिया गया। ओके, तो यहां से देखना, इस स्वतंत्रता संग्राम से एक नई आइडियोलॉजी का जन्म होता है, नई विचारधारा की उत्पत्ति होती है, जो कवि और कलाकार और साहित्यकारों ने उस आइडियोलॉजी को जन्म दिया। तो अब हम इससे नेक्स्ट पढ़ेंगे, जो कलाकार, साहित्यकार, कवि थे, जो संगीतकार थे, उन सभी ने एक नई आइडियोलॉजी का जन्म दिया, जिसको हम बोलते हैं रोमानीवाद, रोमैनिटिज्म, रोमानीवाद। रोमानीवाद को पढ़ने के लिए हम इसकी एक और हेडिंग डाल देंगे, जिसका नाम हम लिखेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद को विकास करने में किस आइडियोलॉजी या किस संस्कृति ने अपना योगदान दिया। करने में संस्कृति का योगदान, संस्कृति का योगदान कैसे है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रोमानीवाद। रोमानीवाद एक ऐसा संस्कृति आंदोलन था, एक ऐसा संस्कृति कल्चरल मूवमेंट था ये, जो एक विशेष प्रकार की राष्ट्रीय भावना को विकसित करना चाहते थे। विशेष प्रकार की राष्ट्रीय भावना को विकसित करना चाहते थे। ये क्या करते थे, विज्ञान, इनके विचारधारा क्या थे, विज्ञान और जो तर्क वितर्क, जो लॉजिकली होता है, तर्क वितर्क, इनकी इन्होंने क्या की, आलोचना की। और किसको बढ़ावा दिया, उन्होंने साहित्य को, संगीत, काव्य बोल सकते हैं हम, काव्य और लोक नृत्य
कहने मतलब आप देख सकते हैं सभी उस देश की संस्कृति से, जो वहां पर मौजूद जो उनकी लोकल उनकी ही जो संस्कृति है उसको बढ़ावा दिया। इन्होंने कहा कि जो राष्ट्रवाद है, जो एक नई फीलिंग आएगी, नेशनल फीलिंग आएगी, जो राष्ट्रीय भावना होगी, इससे ज्यादा मजबूत होगी, क्योंकि हम अपने काव्य से, अपना जो पुराना संगीत है, साहित्य है, हम अपने पूरे देश को जोड़ सकते हैं। तो ये हुआ रोमानिवाद। ये सिर्फ इस विचार को लेकर चल रहे थे कि एक जो कला से जुड़ा हुआ जो संस्कृति है इसको बढ़ावा दे रहे थे। इसी तरह से इसका दूसरा एस्पेक्ट है स्थानीय बोलियां। स्थानीय बोलियां क्या है? जैसे एक एग्जांपल लिया इसने पोलैंड का। पोलैंड एक स्वतंत्र देश नहीं है, यह एक अधीन देश है वही। और रूस के अधीन में है। पोलैंड एक अधीन देश है, गुलाम देश है, लेकिन यहां पर अभी जितने भी क्रांति हो रही है, कोई स्वतंत्र उसमें तो होगी नहीं, जो गुलाम या अधीन होगा उसी के तहत ये क्रांतियां चलेंगी। तो अभी क्या हुआ, स्थानीय बोलियां थी जो पोलैंड में, उन्होंने कहा कि जो हमारी स्थानीय बोलियां हैं, जो हमारे निरक्षर लोग हैं, जब गुलाम देश है तो वहां पर लोगों को इतना पढ़ाया लिखाया नहीं जाता है, वे गरीब होते हैं, और गरीब लोगों तक, निरक्षर लोगों तक हमारी स्थानीय बोलियां ही कम्युनिकेशन का काम करेंगी। और कम्युनिकेशन करके, जो वार्तालाप करके वहां तक हमारे राष्ट्रीय भावना की, राष्ट्रवाद की विचारधारा को फैलाया जा सकता है। तो इसी स्थानीय बोलियों का यहां पर सहारा लिया गया। पोलैंड है, पोलैंड एक अधीन देश है, और यहां पर क्या किया गया, पोलैंड एक अधीन देश है, तो इसमें क्या किया गया, यहां पर राष्ट्रीय भावना को विकसित करने के लिए जो वहां पर निरक्षर लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, उनको अपनी भावना पहुंचानी है। इसके बाद में आया भाषा। फिर एग्जांपल पोलैंड का है। पोलैंड रूस के अंडर में है, रूस के अधीन है। रूसियों ने क्या किया, यहां पर जो इनकी पोलिश भाषा थी, पोलिश भाषा को तो हटा दिया और रूसी भाषा को जबरदस्ती स्कूलों में लागू कर दिया। स्कूल, कॉलेज, जो शिक्षा संस्थान थे, जो वहां पर स्टूडेंट पढ़ रहे थे, वहां पर रूसी भाषा को तो जबरदस्ती लागू कर दिया और पोलिश भाषा को हटा दिया। तो इससे क्या हुआ, जो वहां पर लोकल जो पोलैंड वासी थे, उनमें एक विद्रोह की भावना भड़की और उन्होंने रूसियों के खिलाफ में विद्रोह कर दिया। लेकिन रूसी ताकतवर होने की वजह से उस विद्रोह को कुचल दिया। रूसियों ने वो विद्रोह कुचल दिया। तो उसने क्या किया, पोलिश भाषा को लोगों ने, धार्मिक जो संस्थान थे, चर्च थी, जो चर्च या फिर जो उनके आयोजन हुआ करते, वहां पर उन्होंने पोलिश भाषा को ही बढ़ावा दिया। इसके तहत, इसके फलस्वरूप रूसी अधिकारियों ने, कई चर्च के जो अधिकारी या धार्मिक गुरु थे, पोप थे या फिर बिशप थे, उनको क्या कर दिया, जेल में कैद कर साइबेरिया भेज दिया। तो इस तरह से यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना पूरे जोर शोर से फैल रही थी, उनका विकास हो रहा था। हमने 3 पॉइंट पढ़े। रोमानिवाद किसको सपोर्ट करती है, संस्कृति को, जिसमें साहित्य, संगीत, काव्य, लोकतंत्र आ गया। और एक और पहलू एस्पेक्ट आया सामने, स्थानीय बोलियां, क्योंकि जो गरीब लोग, निरक्षर लोग थे, जो दूसरी भाषा को बोलना नहीं जानते थे, तो स्थानीय भाषा के तहत ही, फलस्वरूप ही इनको अपने विचार, राष्ट्रवाद के विचार प्रसार कर सकते थे। इसी तरह से भाषा को एक, जैसे हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है, तो हम हिंदी से एकता के रूप में देखते हैं। तो इन्होंने क्या किया, जैसे पोलैंड का एग्जांपल लिया जो रूस के अंडर में था, तो पोलैंड वासी ने क्या किया, अपनी भाषा को सपोर्ट करने की कोशिश की, और रूसी अधिकारी ने तो रूसी को कहा था। इसी पोलैंड भाषा को एक एकता के रूप में, एक राष्ट्रवाद के रूप में दिखाया गया। तो इस तरह से पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। तो स्टूडेंट्स, जब ये क्रांति चल रही थी, जब विद्रोह चल रहा था, तो इसके तहत, इसके फलस्वरूप पूरे यूरोप में एक बहुत बड़ी समस्या सामने आ गई। उस कठिनाइयां कुछ सामने आई, उन कठिनाइयों का हम
विस्तार से अध्ययन करेंगे वे कठिनाइयां कौन कौन सी थी जो पूरे यूरोप में फैल गई थी। तो देखिए फिर इन्हीं क्रांति के दौरान हम पढ़ेंगे 1830 का जो दशक था, इसमें कौन कौन सी कठिनाइयां पूरे यूरोप में आई हुई। नंबर 1, अभी जब विद्रोह होगा, विद्रोह के दौरान क्या होगा, बेरोजगारी ज्यादा हो जाएगी। देखिए जनसंख्या तो वहां पर क्या होगी, ज्यादा थी, जनसंख्या तो क्या थी, ज्यादा, और जनसंख्या ज्यादा है तो वहां पर बेरोजगारी भी एक गंभीर समस्या, बेरोजगारी ये भी एक गंभीर समस्या बन गई। कहने मतलब ये भी बेरोजगारी भी बढ़ गई, कहने मतलब रोजगार कम हो गई, जनसंख्या ज्यादा हो गई, जनसंख्या ज्यादा है तो रोजगार कम हो गए, कहने मतलब बेरोजगारी ज्यादा बढ़ गई। नंबर 2, जो गांव की जो जनसंख्या थी, अभी देखिए बेरोजगारी, ये कठिनाइयां क्या है, जनसंख्या ज्यादा हो गई है, विद्रोह चल रहा है, जब अपने मतलब आसपास में लोकेलिटी में कोई काम धंधा है ही नहीं तो लोग कहाँ किसकी तरफ भागते हैं, शहर की तरफ। तो इसी कारण से लोगों ने शहरी तरफ बसेरा करने की कोशिश की, लेकिन वो गरीब बस्तियों में जाकर बसे, शहर की गरीब बस्तियों में रहने लगे, काम की तलाश में हुई, गरीब बस्ती में रहने लगे, किसी तलाश में, काम की तलाश में। नंबर 3, तो जब इतनी सारी जनसंख्या हो गई है, बेरोजगारी हो गई है, तो सभी पता है महंगाई में बढ़ोतरी होगी, महंगाई में क्या होगी, बढ़ोतरी हुई, खाने पीने की वस्तुएं थी, ओढ़ने पहनने की वस्तुएं थी, ये हो गई। और इनका जो नगरों के छोटे व्यापारी थे, जो छोटे व्यापारी जैसे काश्तकार, हाथ से काम करने वाले, छोटे छोटे कारखानों वाले जो व्यापारी थे, उनका बड़ा नुकसान हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि इंग्लैंड में उस टाइम पे सूती कपड़े की काफी डिमांड थी, वहां पर बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई थी। उन इंग्लैंड के जो कारखाने थे, एक तो मान इंग्लैंड के बड़े बड़े कारखाने बड़ी बड़ी मशीनें बनाए, और एक ये बेचारे छोटे छोटे व्यापारी बना रहे थे, तो इनको ज्यादा आसानी थी और इनका माल मार्केट में बढ़ रहा था और इनका माल क्या हो रहा था, कम हो रहा था, दोनों में कंपटीशन ज्यादा हो गया, जिसके कारण इनका तो व्यापार, इंग्लैंड के कारखाने या मशीनें थे उसके कारण इनका व्यापार तो जबरदस्त उछाल में आया और यहाँ पर जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। तो ये समस्या काफी यहाँ पर 1830 के दशक में आई। अभी ये 1830 में जो कठिनाई आई, इनको पढ़ने के बाद में कौन कौन सी कठिनाई आई थी, जनसंख्या ज्यादा हो गई थी, जनसंख्या ज्यादा, बेरोजगारी ज्यादा हो गई थी, कंपटीशन जो काम का था वो बहुत ज्यादा हो गया था, लोग सड़कों पर उतर आए थे क्योंकि कोई काम धंधा था नहीं, जुलूस करने लगे, रैलियां होने लगी, हड़तालें होने लगी, और जो कृषक थे उनकी पूरी फसल बर्बाद हो गई थी, एक किस्म से अकाल की नौबत आ गई थी, तो लोग काफी परेशान हो गए। परेशान होने बाद में वही दंगा फसाद स्टार्ट हो गया। तो इसी के तहत क्या हुआ, इसके फलस्वरूप 1848 में फ्रांस की नेशनल असेंबली ने एक फैसला लिया भाई। देखिए जो ये दंगे फसाद, जो हड़तालें, जो जुलूस निकाले गए थे, यहां से लुई फिलिप को राजगद्दी छोड़नी पड़ी और वो भाग गया था। इसके बाद में तत्पश्चात 1848 में फ्रांस की नेशनल असेंबली ने फैसला लिया कि एक तो सभी को काम की गारंटी देंगे भाई, काम की गारंटी देंगे, ठीक, और काम की गारंटी साथ में सभी को जो 21 साल से ऊपर है उसको वोट का अधिकार देंगे। गरीब अमीर अभिजात वर्ग कोई भी हो, सभी को देंगे हम। तो ये बहुत बढ़िया जबरदस्त फैसला था यहां पर। और साथ में काम की गारंटी होगी, 21 वर्ष से ऊपर जो भी व्यक्ति था उसको वोट का अधिकार दिया गया।
और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए, रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, देश में ही कारखाने खोलेंगे, नए कारखाने स्थापित करेंगे। नए कारखाने स्थापित करेंगे। एक तो क्या हुआ, काम की गारंटी देंगे और 21 साल से ऊपर जितने व्यक्ति हैं हमको वोट का अधिकार देते हैं, और साथ में रोजगार को पैदा करने के लिए, रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए हम नए कारखाने स्थापित करेंगे और वहां पर लोगों को रोजगार देंगे। अब ये पढ़ने के बाद में जो 1848 में फ्रांस की नेशनल असेंबली ने जो फैसला लिया था, अब हम यहीं से 1848 की एक घटना पढ़ेंगे जो कि किससे रिलेटेड है, उदारवादियों की क्रांति से। ओके, तो देखिए 1848 में क्या हुआ, उदारवादी क्रांति का क्या फल, क्या रिजल्ट निकल गया, उन्हीं की बदौलत जो लोगों में इतनी अराजकता फैली हुई थी, मतलब एक असहनशीलता कहने मतलब इतनी बेरोजगारी, जनसंख्या बढ़ गई थी, काम धंधे छूट गए थे, लोग भूखमरी से मर रहे थे। तो यहां पर उदारवादियों ने इनके कोशिशों की वजह से जो लुई फिलिप था उसने गद्दी छोड़ी, इन्होंने अपने संविधान की मांग उठानी शुरू कर दी और फ्रांस एक गणतंत्र देश बन गया। वही अब ये जो दूसरे यूरोपीय देश थे वो फ्रांस की इस उत्सुकता से, इस सफलता से वे उत्सुक हो गए और उन्होंने भी उन देशों में संविधान की मांग उठानी शुरू कर दी। देखिए यहां पर क्या हुआ, लुई फिलिप चला गया है, गद्दी छोड़कर भाग गया है और फ्रांस को गणतंत्र बना दिया। गणतंत्र क्योंकि यहाँ पर सर्वव्यापी मताधिकार जो 21 साल से ऊपर का था वो दे दिया। वही तो यहाँ पर अभी लोगों को खुद अपनी सरकार चुनने का अधिकार मिल गया, गणतंत्र। अभी इन्होंने संविधान की मांग उठाई थी, संविधान में मिल गया है। इसी क्रांति के फलस्वरूप उन्होंने क्या किया, संविधान हो गया, सर्वव्यापी किस गणतंत्र हो गया। तो इन्होंने और प्रेस की स्वतंत्रता कहना मतलब बोलने की अभिव्यक्ति हमारे पास होनी चाहिए। देखिए गणतंत्र बना, 21 साल से ऊपर के से सर्वव्यापी मत अधिकार दिया गया, लुई फिलिप भाग गया है और वहां पर संविधान की मांग की। अभी इसी की सफलता को देखते हुए जो दूसरे यूरोपीय देश थे उनमें भी एक उत्सुकता सी फैल गई कि हमें भी अपने देश में संविधान की मांग उठानी चाहिए। यहां पर इनको कामयाबी हासिल हुई, संविधान इनको मिल गया और प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने की अभिव्यक्ति इनको मिल गई। इसी समय के दौरान एक और घटना जो जर्मनी में घटी, जिसको हम फ्रैंकफर्ट संसद की हेडिंग देंगे, फ्रैंकफर्ट संसद। देखिए यह जर्मनी में 831 निर्वाचित सदस्यों के साथ में सेंट पॉल नामक चर्च जगह पर इकट्ठे हुए और इन्होंने संसद का आयोजन किया। देखिए फ्रैंकफर्ट संसद जो पढ़े हम 18 मई 1848 को क्या होता है, जर्मनी के 831 निर्वाचित सदस्य ने जुलूस निकालकर सेंट पॉल चर्च तक जाते हैं और वहां पर अपनी संसद का गठन करते हैं। तो यहां पर पर्सा के जो राजा थे जिसका नाम फ्रेडरिक
विलियम चतुर्थ को राष्ट्राध्यक्ष बनाने की पेशकश की गई, लेकिन इसने ठुकरा दिया। लेकिन उसने ये जो प्रस्ताव था वो ठुकरा दिया, क्योंकि उसको उसी संसद के अधीन काम करना था, क्योंकि इसके पास इतनी शक्तियां नहीं होती, अपना फैसला स्वतंत्र रूप से नहीं ले पाता, तो इसने उस प्रस्ताव को ठुकराना ही अच्छा समझा। तो इसने क्या किया, जो इस संसद के खिलाफ में थे, जो लोग खिलाफ में थे, उनका इसने साथ दिया। तो इसके तहत इसका रिजल्ट क्या निकल के आया, जो वहां पर जो लोकेलिटी के जो लोग थे वो इस संसद के खिलाफ में हो गए। जो मध्य वर्ग था, मध्य वर्ग भी इसी के अंदर था, और उच्च लोग, कुलीन वर्ग के लोग भी इसी के अंदर शामिल थे। तो इसी तरह से इन्होंने जिस लोगों को साथ दिया था उन सभी ने मिलकर, और लोकेलिटी के जो लोग थे उन्होंने मिलकर इस संसद को भंग कर दिया। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने थर्ड लेक्चर में क्रांतियों का युग 1830 से लेकर 1848 तक पढ़ा। इससे पीछे वाली हम 2 वीडियो बना चुके हैं इस लेसन पर। अगर इस वीडियो को, इस लेक्चर 3 को करना है तो आपको पहले फर्स्ट और सेकंड लेक्चर करना पड़ेगा। आपको करना क्या है, हमारा जो यूट्यूब चैनल है न्यू आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल मैम, इसके प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 10th के प्लेलिस्ट में आप वहां पर हिस्ट्री का लेक्चर फर्स्ट और सेकंड देखिए। उसके बाद में आपको थर्ड बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, और मैं उम्मीद भी करता हूं मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की है समझाने की, और आपको समझ में भी आया होगा। आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर करना कि आपको समझ आया कि नहीं आया, इससे अलग कौन से सब्जेक्ट की आपको वीडियो चाहिए। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।